हेलो फ्रेंड्स, तो किससे हैं आप सब। अमित सर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे। एनसीईआरटी बुक में पढ़ेंगे क्लास 8 का पढ़ेंगे हिस्ट्री। क्या पढ़ेंगे? हिस्ट्री में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4, आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना, यानी कि सोने के युग की कल्पना। 1895 ईस्वी में बिरसा नाम के एक आदमी को झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों में और गांवों में घूमते देखा। बिरसा नाम के व्यक्ति को कहाँ पर देखा? झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों और गांवों में घूमते हुए देखा। कब? 1895 ईस्वी में। लोग कहते थे कि उसके पास चमत्कारी शक्तियां हैं। क्या है? उसके पास चमत्कारी शक्तियां हैं, यानी कि पावर है। वह सारी बीमारियां दूर कर सकता था और अनाज की छोटी सी ढेरी को कई गुना बढ़ा देता था। आदमी का कहना है कि बिरसा नाम का व्यक्ति जो था, उसके पास कई सारी चमत्कारी पावर था, यानी शक्ति था। वे सारी बीमारियों को दूर कर सकता था। मतलब कोई सा भी बीमारी हो उसको दूर कर सकता था, उनका इलाज कर सकता था, और अनाज की एक छोटी सी ढेर को वह कई गुना बढ़ा देता था। बिरसा ने खुद यह ऐलान कर दिया कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा और उनको दीकुओं, यानी कि बाहरी लोगों, दीकू मतलब का दूसरा नाम हुआ बाहरी लोग, दीकुओं की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए भेजा है। यह कौन कहता था? बिरसा। कुछ समय के भीतर हजारों लोग बिरसा के पीछे चलने लगे। वे उसे भगवान मानते थे। लोग भी उसको भगवान मानने लगे। उन्हें यकीन था कि वह उनकी समस्याएं दूर करने आया है। उनको यह यकीन था कि उनकी समस्या दूर करने के लिए आया है। बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार, मुंडा एक जाति थी, उसी में हुआ था। मुंडा एक जनजाति समूह है जो छोटा नागपुर में रहता है। मुंडा क्या है? एक जनजाति समूह है जो कि छोटा नागपुर में रहता है। बिरसा के समर्थकों में इलाकों के दूसरे आदिवासी, बिरसा का जो समर्थक था उसके इलाके के दूसरे आदिवासी थे। संथाल और उरांव भी शामिल थे। संथाल भी उसका समर्थक था और उरांव भी समर्थक था। ये सभी अपने आसपास आ रहे बदलावों और अंग्रेज शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से बेचैन थे। ये सभी अंग्रेजों से परेशान थे। उनकी परिचित जीवन पद्धति नष्ट होती दिखाई दे रही थी। उनका जो जीवन था नष्ट होती दिखाई दे रहा था। आजीविका खतरे में थे, यानी कि जिससे वो खाते पीते कमाते थे वो खतरे में थी। और धर्म छिन्न भिन्न हो रहा था, धर्म भी नष्ट हो रहा था। बिरसा किन समस्याओं को हल करना चाहता था जिन्हें दीकू कहा जा रहा था? वे बाहरी लोग कौन थे? उन्होंने इलाके के लोगों को गुलाम कैसे बना लिया था? अंग्रेजों के राज में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा था? आदिवासियों का जीवन किस तरह बदल रहा था? आप इस अध्याय में देखेंगे। इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ सवालों पर विचार करेंगे। पिछले साल आपने आदिवासी समाजों के बारे में पढ़ा था, यानी कि क्लास 7 में पढ़ लिए थे। ज़्यादातर कबीलों के रीति रिवाज और ज़्यादातर जो है कबीलों के रीति और रहन सहन जो था और रस्में ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित रीति रिवाजों और रस्मों से बहुत अलग थी। उसका जो रीति रिवाज था आदिवासी का, कबीलों के जो रीति रिवाज था और ब्राह्मण जो रीति रिवाज बनाते थे उससे बहुत अलग थी। इन समाजों में ऐसे गहरे सामाजिक भेद भी नहीं थे जो जाति पर आधारित समाजों में दिखाई देते हैं। उनमें कोई भेदभाव नहीं था, किसी जाति में कोई भेदभाव नहीं था। एक कबीले के सारे लोग कुटुंब के बंधनों में बंधे होते थे। लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं कि आदिवासियों के बीच कोई आर्थिक और गैर सामाजिक फर्क नहीं है। लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं था।
चित्र एक, ये देखिए चित्र एक है। उड़ीसा के डोंगरिया कंद कबीले की महिलाएं बाजार जाते हुए नदी से गुजर रही है। ये कंद कबीले की महिलाएं हैं, ये देखिए बाजार जा रही है, माथे पर सामान लेकर बाजार जा रही है। जनजाति समूह किस तरह जीते थे? 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों में सक्रिय थे, यानी कि एक्टिव थे। तरह तरह की जो गतिविधि करते थे वो सभी एक्टिव रूप से गतिविधि करते थे। कुछ झूम की खेती करते थे, उनमें से कुछ समुदाय झूम की खेती करते थे। झूम खेती घुमंतू खेती को कहा जाता है। झूम खेती किसको कहा जाता है? घुमंतू खेती को कहा जाता है। इस तरह की खेती अधिकांशतः जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती है, यानी कि जंगलों में छोटे छोटे खेतों पर की जाती है थी। ये लोग ज़मीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों की ऊपरी हिस्से को काट देते थे। ये घुमंतू लोग जो थे ज़मीनों पर सूर्य की किरण लाने के लिए, यानी कि धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्से को काट देते थे और ज़मीन पर उगी घास फूस जलाकर साफ कर देते। यानी कि जो जंगल ज़मीन पर उगते थे उनको जला दिया जाता था। इसके बाद वे घास फूस के जलने पर पैदा हुई राख को खाली ज़मीन पर छिड़क देते थे। यानी कि जो घास फूस जलाते थे उससे जो राख मिलती थी उनको ज़मीन पर, यानी कि खेत में छिड़क देते थे। इस राख में पोटास होती थी जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी। उस राख में पोटास की मात्रा होती थी जिससे मिट्टी जो है कि उपजाऊ बन जाता था। वे कुल्हाड़ियों से पेड़ों को काटते थे और कुदालों से ज़मीन की ऊपरी सतह को खुरच देते थे। कुल्हाड़ी से पेड़ को काटते थे और कुदाल जो होता था उससे ज़मीन की ऊपरी सतह को खुरच देते थे। वे खेतों को जोतने और बीज रोपने की बजाय उन्हें बस खेत में बिखेर देते थे। जब एक बार फसल तैयार हो जाती थी तो उसे काटकर वे दूसरी जगह के लिए चल पड़ते थे। यानी कि एक जगह पर जब फसल हो जाता था उसको काटकर दूसरी जगह चल देते थे। जहाँ से उन्होंने अभी फसल काटी थी वह जगह कई साल तक पड़ती थी। यानी कि जहाँ पर वो फसल काटते थे वहाँ पर कई साल तक वो खेत को ही ऐसे ही छोड़ देते थे, जिसको परती कहते हैं। परती पड़ी रहती थी। घुमंतू किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगली पट्टियों में ही रहते थे। घुमंतू किसान जो था वो मुख्य रूप से पूर्व और मध्य भारत की पर्वतीय मतलब पर्वत इलाके में और जंगली पट्टियों में ही रहते थे। जहाँ पर ज़्यादा जंगल हो वहीं रहते थे। इन आदिवासी समुदायों की जिंदगी जंगलों में बोरेक टोक आवाजाही और फसल उगाने के लिए ज़मीन और जंगलों का इस्तेमाल पर आधारित थी। वे केवल इसी तरीके से घुमंतू खेती कर सकते थे। वे केवल यही एक नियम था, उसी से वो घुमंतू खेत कर सकते थे। परती किसे कहते हैं चलिए देखते हैं। कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी। कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली ज़मीन ताकि उसकी मिट्टी दोबारा उपजाऊ हो जाए, उसे परती कहते हैं। देखिए परती किसे कहते हैं? कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली ज़मीन, मतलब खेत को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है ताकि उसकी मिट्टी जो है दोबारा उपजाऊ बन सके। साल, देखिए साल जो है एक पेड़ है, साल का वृक्ष। महुआ एक फूल जिसे खाया जाता है या शराब बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसे महुआ कहते हैं। कुछ शिकारी और संग्राहक थे। उस समय कुछ शिकारी और संग्राहक थे। बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके और वन्य उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। वे जंगलों को अपनी जिंदगी के लिए बहुत ज़रूरी मानते थे। देखिए बहुत सारे इलाकों में जो आदिवासी समूह था वो पशुओं का शिकार करते थे, वो पशुओं को मारते थे और वन्य उत्पादों को इकट्ठा करके मतलब कि कई सारे उत्पाद जो है थे वन्य के अपना इकट्ठा करके काम चलाते थे। वे जंगलों को अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी मानते थे।
वो आदिवासी जो है जंगल को अपनी ज़िंदगी ही मानते थे। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाला खोंड समुदाय इसी तरह का एक समुदाय था। उड़ीसा के जंगलों में जो उस समय रहता था खोंड समुदाय, इसी तरह का समुदाय था। इस समुदाय के लोग टोलियों बनाकर शिकार पर निकलते थे, मतलब कि एक टोली बनाकर शिकार पर निकलते थे और जो हाथ लगता था उससे आपस में बांट लेते थे। जो हाथ लगता था जो जानवर उसे आपस में बांट विचार लेते थे। वे जंगलों से मिले फल और जड़ें खाते थे। खोंड जाति जो है कि जंगल से जो फल मिलता था और जल होता था वो खाते थे। खाना पकाने के लिए वे साल और महुआ के बीज का तेल इस्तेमाल करते थे। खाना जो वो खोंड जाति जो खाना पकाते थे, नहीं खाना बनाते थे, वो तेल के लिए साल और महुआ के बीजों का इस्तेमाल करते थे। इलाज के लिए बहुत सारे जंगली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे। इलाज के लिए बहुत सारे जंगली जड़ी बूटी का भी इस्तेमाल किया जाता था और जंगलों से इकट्ठा हुई चीज़ों को स्थानीय बाज़ारों में बेच देते थे। जंगल से जो इकट्ठा चीज़ होता था, सामान होता था, वो बाज़ार में बेच देते थे। जो भी स्थानीय बुनकरों और चमड़ा कारीगरों को कपड़े व चमड़े की रंगाई के लिए कुसुम और पलाश के फूलों की ज़रूरत होती थी तो वे खोंड समुदाय के लोगों से ही कहते थे। मतलब किसी व्यापारी को कुसुम और पलाश फूलों की ज़रूरत होती थी तो वो खोंड समुदाय के आदमी को ही कहते थे। ये देखिए चित्र 2, ये चित्र 2 है। डोंगरिया कंद कबीले की औरतें पंडानों की पत्तियां इकट्ठा करके ला रही है। इन पत्तियों से पत्तलें बनाई जाती थी। पत्तलें मतलब कि खाने का पत्ता, खाने वाला पत्ता, भोज वाला पत्ता। इन समुदाय को चावल और अन्य अनाज कहाँ से मिलते थे, इनके बारे में भी सोचिए। कई बार तो चीज़ों की अदला बदली से काम चल जाता था। मतलब कि गेहूं का आटा, मकई का आटा, ये सब अदला बदली करते थे। वे अपने कीमती वन उत्पादों के बदले ज़रूरत की चीज़ें ले लेते थे। कई बार उन्हें ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए अपनी मुट्ठी भर आमदनी का सहारा लेना पड़ता था। कोई इम्पोर्टेंट सी वस्तु खरीदने के लिए मुट्ठी भर आमदनी का जुगाड़ करना पड़ता था। उनमें से कई लोग आसपास के गांवों में नौकरी भी करते थे। कोई बोझ ढोता था तो कोई सड़क निर्माण कार्यों में नौकरी करता था। कई आदिवासी खेत मजदूर थे। कई आदिवासी जो था खेतों में लेबर थे। जब वन उत्पाद कम पड़ जाते थे तो आदिवासियों को मजदूरी के लिए ज़्यादा भटकना पड़ता था। मजदूरी के लिए वो आदिवासी ज़्यादा भटकना पड़ता था अगर खेत में काम कम पड़ जाता था तब। लेकिन उनमें से बहुत सारे समुदाय जैसे मध्य भारत के बेगा भी एक समुदाय है, औरों के लिए काम करने से कतराते थे। बेगा समुदाय दूसरों का काम करने से घबराते थे। बेगा खुद को जंगल की संतान मानते थे जो केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकती थी। अच्छा, मजदूरी करना बेगाओं के लिए अपमान की बात थी। मजदूरी करना मतलब दूसरे का काम करना बेगाओं के लिए अपमानजनक काम था। जो चीज़ें आसपास पैदा नहीं होती थी उन्हें हासिल करने के लिए आदिवासियों को खरीद फरोख्त भी करनी पड़ती थी। जो चीज़ें आसपास में पैदा नहीं होती थी उनको भी हासिल करने के लिए वो आदिवासी उसको खरीदना पड़ता था। इसकी वजह से वे कभी कभी व्यापारियों और महाजनों पर आश्रित हो जाते थे। व्यापारी और महाजन पर आश्रित हो जाते थे। व्यापारी बेचने की चीज़ों को लेकर आते थे और भारी कीमत पर चीज़ें बेचते थे। व्यापारी आदिवासी के पास जो था बेचने की चीज़ें लेकर आते थे और भारी कीमत पर चीज़ें बेचते थे। सूदखोर महाजन भी आदिवासियों को कर्जा देता था। सूदखोर महाजन भी आदिवासी को भी ऋण देते थे, यानी कि कर्ज देते थे, लेकिन उसका ब्याज बहुत ज़्यादा होता था। इस तरह बाजार और वाणिज्य ने आदिवासियों को कर्ज और गरीब में ढकेल दिया। आदिवासी को भी कर्जा दिया और उनको गरीब में ढकेल दिया।
लिहाजा वे महाजनों और व्यापारियों को बाहरी शैतान और अपनी सारी मुसीबतों की जड़ मानने लगा। आदिवासी जो है महाजनों को हम शैतान मानने लगा और व्यापारियों को भी शैतान मानने लगा। कौन? आदिवासी लोग। ये देखिए चित्र 3, भारत में कुछ आदिवासी समुदाय के इलाके। ये देखिए कहाँ कहाँ आदिवासी समुदाय है। अपाटनीनिसी भी आदिवासी का समय, नागा भी इस जगह था, भोटिया जनजाति इस समय था, सहारिया इस समय भील जनजाति यहाँ था, वान गुज्जर्स गठवा इस यहाँ था, बैगास बंजारा गोंड, ये देखिए गोंड जनजाति इस जगह था, पराजा बोंडा कंद कोया शुआरा खोंड, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 जनजाति इस जगह था। कोया बंजारा गोंड, बंजारा जनजाति, बंजारा, माला इरूलर इस जगह था। कुछ जानवर उस समय वो जनजाति कुछ जानवर भी पालते थे। बहुत सारे आदिवासी समूह जानवर पालकर अपनी ज़िंदगी चलाते थे। वे चरवाहे थे जो मौसम के हिसाबों से मवेशियों या भेड़ों के रेवर लेकर यहाँ से वे आते जाते थे, वहाँ जाते रहते थे। रेवर लेकर मतलब कि रेरी ठेला लेकर आते जाते रहते थे। जब एक जगह घास खत्म हो जाती थी तो वे दूसरी इलाके में चले जाते थे। एक जगह पर घास खत्म हो गया तो दूसरी जगह तो चले जाते थे। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लबाड़िया आदि समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे। कुल्लू की गद्दी समुदाय के लोग गरड़िए थे। क्या थे? कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग क्या थे? गरड़िए थे। और कश्मीर के बकरवाल बकरियां पालते थे। कश्मीर का जो बकरवाल था वो बकरियां पालते थे। अगले साल इतिहास की पाठ्य पुस्तक में आप उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, यानी कि कक्षा 9 में इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। शिकार का वक्त, बुआई का वक्त, नए खेतों में जाने का वक्त, देखिए उसके बारे में लिखा है। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि विभिन्न प्रकार के समाजों में रहने वाले लोगों की काम और समय के बारे में समझदारी एक जैसी नहीं होती? विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले घुमंतू आदिवासियों और शिकारियों की जिंदगी एक खास क्रम और मर्द औरत के बीच कामों के बंटवारों से चलती थी। उस समय जो था मर्द अलग काम करेंगे, औरत अलग काम करेंगे, इसी के बीच से बंटवारे चलती थी। ब्रिटिश मानव विज्ञानी वेरियर एल्विन ने, ब्रिटिश मानव मतलब ब्रिटिश आदमी विज्ञानी जो था वेरियर एल्विन ने 1930 और 1940 के दशकों में कई साल मध्य भारत के बैगा और खोंड समुदाय के बीच बिताए थे। ये विज्ञानी जो था वैज्ञानिक वेरियर एल्विन 1930 और 1940 के दशक में कई साल जो है मध्य भारत के जो बैगा और खोंड समुदाय हैं उसके बीच बिताए थे। एल्विन द्वारा लिखित निम्नलिखित अंशों को पढ़कर इस समय क्रम और कामों के बंटवारों को समझा जा सकता है। वे लिखित हैं। चैत में औरतें, देखिए, इकट्ठा करने और बच्चे खुचे ठूंठों को काटने जाती थी। बच्चे खुचे चैत में जो इकट्ठा करने और बच्चे खुचे ठूंठों मतलब कि ठूंठों को काटने जाती थी। वो खुट्टी जो होता है उसको काटने जाती थी। पुरुष जो है बड़े पेड़ों को काटते थे। पुरुष उस समय बड़े पेड़ों को काटते थे और शिकार पर जाते थे। शिकार पूरे चांद के समय पूर्व से शुरू होता था। शिकार जो है पूरे चांद के समय पूर्व से शुरू होता था। शिकार के लिए बांस के फंदों का इस्तेमाल करते थे। शिकार के लिए किसका इस्तेमाल करते थे?
बांस के फंदों का इस्तेमाल करते थे। औरतें सागो औरतें जो है साग, इमली और मशरूम यानी कि कुकुरमुत्ता आदि फल बीनकर लाती थी, मतलब कि खोज बीनकर लाती थी। ये सभी साग भी लाती थी, मशरूम भी लाती थी, इमली भी लाती थी। बैगा औरतें या तो केवल जड़ें या कंद इकट्ठा करती थी या महुआ के बीज इकट्ठा करती थी। बैगा जनजाति की जो औरत थे वे या तो केवल जड़ इकट्ठा करती थी या तो कंद इकट्ठा करती थी या महुआ के बीज इकट्ठा करती थी। मध्य भारत के आदिवासियों में बैगाओं का सबसे अच्छा शिकारी माना जाता था। मध्य भारत के जो आदिवासी है उन सभी में बैगाओं को सबसे अच्छा शिकारी माना जाता था। बैसाख में जंगलों को जलाया जाता था, बैसाख में जंगल को जला दिया जाता था। औरतें अधजली लकड़ियों को ईंधन के लिए बीन लेती थी, मतलब कि चुन लेती थी। आदमी शिकार पर जाते रहते थे लेकिन गांव से दूर नहीं जाते थे। शिकार पर जाते थे लेकिन गांव से दूर नहीं जाते थे। जेठ में बुआई होती थी और शिकार चलता रहता था। आषाढ़ से भादों तक मर्द खेतों में काम करते थे। उस समय आषाढ़ से भादों तक खेत में ही काम करते थे पुरुष। कुवार में फलियां आने लगती थी, कुवार में फली आने लगती थी और कार्तिक कुटकी में पक जाती थी। कार्तिक मास में वो पक जाती थी। अगहन में सारी फसल तैयार हो जाती थी, अगहन में वो पूरा फसल तैयार हो जाता था। और पूस में फटकन किया जाता था, मतलब कि फटक दिया जाता था। नाच गान और शादियों में भी पूस के महीनों में ही होता है। नाच गान और शादी भी जो है कि पूस के महीनों में ही होती थी। माघ में पुरुष नए बेवर की तरफ चल देते थे, माघ में जो है पुरुष नए बेवर की तरफ चल देते थे। इस दौरान शिकार व चीज़ों का संग्रह ही जीने की मुख्य गतिविधि होती थी। यह चक्र पहले साल का होता था, यानी कि फर्स्ट ईयर का होता था। दूसरे साल शिकार के लिए ज़्यादा समय मिल जाता था क्योंकि केवल कुछ फसलों की ही बुआई कटाई होती थी। क्योंकि भोजन काफ़ी होता था इसलिए पुरुष बेवार में ही रहते थे। तीसरे साल में भोजन के लिए वन उत्पादों की भी ज़रूरत पड़ने लगती थी, यानी कि पहले साल फसल किया उसका ज़रूरत दूसरे साल उसी में हो जाता था। तीसरे साल जो है कि तब वो सोचता था। वेरियल एल्विन द्वारा लिखित बैगा 1939 ईस्वी और एल्विन की अप्रकाशित रचना नोट्स ऑन द खॉन्ड्स यानी कि वेरियर एल्विन पेपर्स नेहरू स्मृति संग्रहालय एवं पुस्तकालय पर आधारित है। देखिए बैगा जनजाति। चित्र 4 देखिए। ईंधन की लकड़ी ले जाती एक संथाल लड़की ईंधन की लकड़ी जो है कि ले जाती एक संथाल लड़की बिहार, क्योंकि यह बिहार की 1946 ईस्वी का एक चित्र है। बच्चे वन उपज इकट्ठा करने के लिए अपनी माँओं के साथ जंगल में जाते हैं, अपनी माता के साथ जो है कि जंगल में जाते हैं। गतिविधि देखिए। बैगा औरतें और मर्द जो काम करते हैं उनको ध्यान से पढ़ें। क्या आपको उनमें कोई क्रम दिखाई देता है? उनके कामों में क्या फ़र्क है, आप अपने नोट में लिखिए। कुछ लोग एक जगह ही खेती करते थे। देखिए बेवर क्या है? मध्य प्रदेश में घूमतू खेतों के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द क्या है? बेवर। 19वीं सदी से पहले ही बहुत सारे जनजाति कबीले एक जगह टिककर खेती करने लगे थे। 19वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारे लोग एक ही जगह रहकर खेती करने लगे थे। वे बार बार जगह बदलने की बजाय 10 साल यानी कि वे बार बार जगह बदलने की बजाय जो है कि जगह चेंज करने के बजाय साल दर साल एक ही जगह खेती करते थे। वे हलों का इस्तेमाल करने लगे थे। वे जो हल का इस्तेमाल कब करने लगे थे? 19वीं सदी के पहले से ही। और धीरे धीरे उन्हें ज़मीन अधिकार भी मिलते जा रहे थे।
उनका जो है कि ज़मीनी अधिकार भी मिलते जाते रहे थे। बहुत सारे समुदाय में छोटा नगर के मुंडाओं की तरह ज़मीन पूरे कबीले की संपत्ति होती थी। ज़मीन जो पूरा कबीले का संपत्ति होता था। कुल के सभी सदस्यों को उन मूल निवासियों का वंशज माना जाता था। उन्होंने सबसे पहले आकर ज़मीन साफ किया था। उन्होंने सबसे पहले क्या किया था? ज़मीन को क्लीन किया था, यानी कि साफ किया था। लिहाजा ज़मीन पर सभी का बराबर हक होता था। फिर भी अक्सर ऐसा होता था कि कुल के कुछ लोग, यानी कि कुल के कुछ लोग औरों से ज़्यादा ताकत जुटा लेते थे, औरों से ज़्यादा पावर जुटा लेते थे। कुछ मुखिया ही बन जाते थे और बाकी उनके अनुयायी होते थे। कुछ अपने में मुखिया बन जाते थे और उनका चमचा हो जाता था, यानी कि अनुयायी। जो ताकतवर होते थे वे खुद खेती करने की बजाय अक्सर अपनी ज़मीन बटाई पर देते थे। जो पावरफुल होता था वो खेती नहीं करते थे, वो बटाई पर दे देते थे, बटैया लगा देते थे। ब्रिटिश अफसरों को गोंड और संथाल जैसे एक जगह ठहरकर रहने वाले आदिवासी समूह शिकारी, संग्राहक या घुमंतू खेती करने वालों के मुकाबले ज़्यादा सभ्य दिखाई देते थे। ब्रिटिश अफसरों को जो है कि गोंड और संथाल जैसे एक जगह ठहरकर रहने वाले आदिवासी जो है समूह शिकारी या संग्राहक घुमंतू खेती करने वालों के मुकाबले, जो कि घूम घूम कर खेती करते थे, घुमंतू खेती करते थे, उसके मुकाबले ज़्यादा सभ्य दिखाई देते थे। ब्रिटिश अफसरों को यह ज़्यादा सफल दिखाई देते थे। कौन? जो आदमी एक जगह रहकर ही खेती करते थे। जंगलों में रहने वालों को जंगली और बर्बर माना जाता था। जंगल में रहने वालों को क्या माना जाता था? जंगली और बर्बर माना जाता था। अंग्रेज़ों को लगता था कि उन्हें अस्थायी रूप से एक जगह बसना, एक जगह जो है कि एक जगह बसना और सभ्य बनाना ज़रूरी है। अंग्रेज़ों को यह लगता था कि एक जगह ही बसें और उनको सभ्य बनावें। औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़े, चलिए देखते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी समूहों का जीवन बदल गया। मतलब कि अंग्रेजी शासन के दौरान आदिवासी आदमी का जीवन बहुत बदल गया। आओ देखें कि ये बदलाव क्या थे। आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ? आदिवासी का जो मुखिया था उनका क्या हुआ? अंग्रेजों को आने से पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों के मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान था। मुखिया का बहुत इम्पोर्टेंट स्थान था। उनके पास औरों से ज़्यादा आर्थिक ताकत होती थी और वे अपने इलाके पर नियंत्रण रखते थे। कई जगह उनकी अपनी पुलिस होती थी। कई जगह ब्रिटिश शासन का अपनी पुलिस होता था और वे ज़मीन एवं वन प्रबंधक के अस्थायी नियम खुद बनाते थे। ज़मीन और उसका जो रहन सहन का प्रबंधक है, ज़मीन को रखने के लिए वे नियम खुद बनाते थे। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकार काफ़ी बदल गए थे, काफ़ी चेंजेज हो गए थे। उन्हें कई गांवों पर ज़मीन का मालिकाना तो मिल रहा था, लेकिन उनकी शासकीय शक्तियाँ छीन गई और ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया। ब्रिटिश का जो नियम था वो उसको मानने के लिए बाध्य कर दिया। उन्हें अंग्रेज़ों को नजराना देना पड़ता था और अंग्रेज़ों के प्रतिनिधि की हैसियत से अपने समूहों को अनुशासन में रखना होता था। उनकी हैसियत से अपने उसको जो है कि अंग्रेज़ों के अनुशासन के तहत चलना पड़ता था। पहले उनके पास जो ताकत थी अब वह नहीं रही। पहले जो मुखिया जी के पास ताकत थी वो अब नहीं रही। मतलब ब्रिटिश शासन के दौरान वह परंपरागत कामों को करने से लाचार हो गए। वो परंपरागत जो काम करते थे मुखिया जी, वो अब काम करने के लायक नहीं रहे, क्योंकि अंग्रेज़ों ने उसको सारी शक्ति छीन लिया। घुमंतू काश्तकारों का क्या हुआ? घुमंतू काश्तकार जो घुमंतू खेती करते थे उनका क्या हुआ? ऐसे समूहों से अंग्रेज़ों को काफ़ी परेशानी थी, जो यहाँ वहाँ भटकते रहते थे और एक जगह ठहर कर नहीं रहते थे। वे चाहते थे कि आदिवासियों के समूह जो है कि एक जगह अस्थायी रूप से रहें और खेती करें। अंग्रेज़ों का यह चाह था कि
घुमंतु आदमी जो है कि एक जगह रहकर खेती अस्थायी रूप से करे। ये देखिए चित्र 5, ये 5 है। पूर्वोत्तर के निसी आदिवासियों के एक गांव में लोग लट्ठों से बनाए घर, ये लाठी से बनाए घर, जब ये घर बनाए जाते हैं तो पूरा गांव मदद करता है। जब आदिवासी लोग घर बनाते हैं तो पूरे गांव मिलकर काम करता है। अस्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान था। उनको कंट्रोल में लाना अंग्रेजों के पास बहुत आसान था, काम लग रहा था। अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी को नियमित स्रोत भी चाहते थे। उनको जो शासन चलाना है उनसे रेगुलर टैक्स भी वो चाहते थे। फलस्वरूप उन्होंने ज़मीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए गए। किसने? अंग्रेजों ने। उन्होंने ज़मीन को माप कर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया। ज़मीन को नाप लिया और प्रत्येक आदमी को कहा तुम्हारा इतना हिस्सा है। उन्होंने यह भी तय कर दिया कि किसे कितना लगान देना होगा, यानी कि टैक्स देना होगा। कुछ किसानों को भूस्वामी और दूसरों को पट्टेदार घोषित कर दिया। अंग्रेजों ने कुछ किसान को जो है कि ज़मीन का मालिक बना दिया और किसको बटाईदार घोषित कर दिया, यानी पट्टेदार घोषित कर दिया। जैसा कि आप देख चुके हैं अध्याय 2 चैप्टर 2 में, पट्टेदार अपने भूस्वामियों का भाड़ा चुकाते थे। पट्टेदार जो है कि अपने मालिक का भाड़ा चुकाते थे और भूस्वामी सरकार को लगान देते थे। भूस्वामी जो है कि सरकार को टैक्स देते थे। किसको? अंग्रेजी सरकार को। झूम काश्तकारों को अस्थायी रूप से बसाने की अंग्रेज़ों की कोशिश बहुत कामयाब नहीं रही। झूम की जो खेती करते थे झूम काश्तकार, वो अस्थायी रूप से बसाने की उसको जो है कि अंग्रेज बसाना चाहते थे, वो अस्थायी रूप से नहीं बसे। उनकी जो है कि कोशिश नाकाम रही, यानी कि सफल नहीं हुआ। जहाँ पानी कम हो और मिट्टी सूखी हो वहाँ हलों से खेती करना आसान नहीं होता, बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकारों को अक्सर नुकसान ही हुआ, क्योंकि उनके खेत अच्छी तरह उपज नहीं दे पाते थे। इसलिए पूर्वोत्तर राज्यों के झूम काश्तकार इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें परंपरागत ढंग से ही जीने दिया जाए। यानी झूम काश्तकारों जो कि अंग्रेज से भी यह मतलब कि सवाल जवाब किया कि हमें अपने तरफ से जीने का मौका दिया जाए। व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेज़ों को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी और ऐसे कबीलों को जंगल के कुछ हिस्सों में घुमंतू खेती की छूट दे दी गई। अंग्रेज भी मान गए और उनको छूट दे दिया गया। चित्र 6, ये देखिए चित्र 6 है। गुजरात के एक जंगल में खेती करती भील औरतें। घुमंतू खेती गुजरात के बहुत सारे वन क्षेत्रों में अभी भी जारी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पेड़ों को काट दिया गया है और खेती के लिए ज़मीन साफ कर दी गई है। पेड़ को काट दिया गया है और खेती के लिए ज़मीन को साफ कर रहे हैं। चित्र 7 देखिए। चित्र 7, आंध्र प्रदेश में धान के खेत में काम करती आदिवासी समतल मैदानों और जंगलों में धान की खेती के बीच फर्क को देखें। ये देखिए वह कानून और उनके प्रभाव। जैसा कि आपने देखा है, आदिवासी समूह का जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ था। आदिवासी समूहों का जो जीवन है जंगलों से जुड़ा हुआ था। अतः वह कानूनों में आए बदलावों से आदिवासियों के जीवन पर भी उनके कानून में जो चेंजेज हुआ, उनके जीवन पर भी जो है कि भारी असर पड़ा। अंग्रेज़ों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था, यानी कि कंट्रोल में ले लिया था सारे जंगल, और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया था। जंगल को जो है कि राज्य का घोषित संपत्ति कर दिया था, राज्य संपत्ति घोषित कर दिया था। कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया गया, कुछ जंगलों को आरक्षित कर दिया गया। ये ऐसे जंगल थे जहां अंग्रेज़ों की ज़रूरत के लिए इमारती लकड़ी पैदा होती थी।
इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने या पशुओं को शिकार करने की इजाज़त नहीं थी। कुछ ऐसे जंगल थे जहाँ पर पूरा कंट्रोल कर लिया था अंग्रेजी सरकार ने, उसमें कोई वहाँ पर मना कर दिया था, सारी चीज़ घूमने से भी मना कर दिया, झूम की खेती भी करने से मना कर दिया, फल इकट्ठा यानी कि फल भी आप इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, कुछ चुन भी नहीं सकते हैं। ऐसी सूरत में झूम काश्तकार किस तरह जिंदा रह सकते थे, इसलिए उनमें से बहुतों को काम और रोजगार की तलाश में मजबूरन दूसरे इलाकों में जाना पड़ा। जो लोग आदमी झूम की खेती से अपना जीवन यापन करते थे वो दूसरे इलाकों में उनको जाना पड़ा। जैसे ही अंग्रेज़ों ने जंगलों के भीतर आदिवासियों के रहने पर पाबंदी लगा दी, उनके सामने एक समस्या पैदा हो गई। वह समस्या यह थी कि रेलवे स्लीपर्स के लिए पेड़ काटने और लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मजदूरों का इंतजाम कहाँ से किया जाए। अंग्रेज़ों के पास यह समस्या खड़ी हो गई। औपनिवेशिक अधिकारियों ने इसका भी एक हल ढूंढ लिया, मतलब प्रॉब्लम सॉल्यूशन निकाल लिया। उन्होंने तय किया कि झूम काश्तकारों को जंगल में ज़मीन के छोटे टुकड़े दिए जाएंगे और उन्हें वहाँ खेती करने की भी छूट होगी, बशर्ते गांव में रहने वालों को वन विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी और जंगलों की देखभाल करनी होगी। इस तरह बहुत सारे इलाकों में वन विभाग ने सस्ते श्रम की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वन गांव बसा दिए। वन गांव अंग्रेज़ों ने बसा दिए। देखिए स्लीपर्स क्या होता है। स्लीपर लकड़ी की क्षैतिज तख्ते जिन पर रेल की पटरियां बिछाई जाती है उन्हें स्लीपर्स कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? स्लीपर कहते हैं। अंग्रेज़ों के इस देश में जीना कितना कठिन है। अंग्रेज़ों के इस देश में जीना कितना कठिन है, चलिए देखते हैं। 1930 के दशक में बैरियर एल्विन ने मध्य भारत में रहने वाले बेगा आदिवासियों के इलाकों का दौरा किया था। 1930 में किसने? बैरियर एल्विन ने मध्य भारत में रहने वाले बेगा आदिवासियों के इलाकों का जो है कि दौरा किया था, मतलब कि घूमने गया था। एल्विन इन लोगों के रीति रिवाज, उनकी कला और लोक संस्कृति को जानना चाहते थे। उन्होंने बेगाओं के बहुत सारे गीत इकट्ठे किए जिनमें इस बात पर शिकायत की गई है कि अंग्रेज़ों के शासन में बेगा कितने बुरे दौर से गुजर रहे हैं। उन्होंने इस गीत में स्पष्ट कर दिया कि अंग्रेज़ों के शासन में बेगा कितने बुरे दौर से गुजर रहे हैं। अंग्रेज़ों के इस देश में जीना कितना है मुश्किल, ये गीत है। अंग्रेज़ों के इस देश में जीना जो है कितना है मुश्किल, जीना कितना है मुश्किल। जमींदार बैठा है गांव में, दरवाजे में कोतवार, बगीचों में पटवारी, खेतों में सरकार। अंग्रेज़ों के इस देश में जीना है कितना मुश्किल। अंग्रेज़ों के इस देश में जीना कितना है मुश्किल। पशु कर अदा करने के लिए बेचते हैं गाय, तो भैंस बेचते हैं जंगल कर के लिए। बैलों को बेचकर अदा करते हैं लगान, भोजन पाए कहाँ से। अंग्रेज़ों के इस देश में जीना है कितना मुश्किल। बैरियर एल्विन एवं शामराव हिवाले शॉम्स ऑफ द मैकेल पृष्ठ 316 से लिया गया है। बहुत सारे आदिवासी समूहों ने औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया। क्या किया? विरोध किया। उन्होंने नए नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया और उन्हीं तौर तरीकों से चलते रहे जिन्हें सरकार गैर कानूनी घोषित कर चुकी थी। बहुत सारे आदिवासी जो है उन्होंने औपनिवेशिक वन को जो है कानूनी विरोध किया। औपनिवेशिक वन का कानूनी विरोध किया। उन्होंने नए नियम का पालन करने से साफ इनकार कर दिया और उन्हीं तरीकों से जीते चले जा रहे थे जिस तरह से वह पहले जीते थे। कई बार उन्होंने खुलेआम बगावत भी कर दी। 1906 में संग्राम संगमा द्वारा असम में और 1930 के दशक में मध्य प्रांत में हुआ वन सत्याग्रह इसी तरह के विद्रोह थे। वन सत्याग्रह जो था इसी तरह का विद्रोह था। व्यापार की समस्या। 19वीं शताब्दी के दौरान जनजाति समूहों ने पाया कि व्यापारी और महाजन जंगलों में
जल्दी जल्दी आने लगे हैं। वे वन उपज खरीदने, नकदी कर्जा देने और आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे थे। इन सारे बदलावों से क्या असर पड़ने वाले हैं, यह समझने में आदिवासियों को कुछ समय लगा। यह समझने के लिए आइए रेशम उत्पादों की स्थिति को देखें। 18वीं सदी में भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजारों में भारी मांग थी। 18वीं सदी में भारतीय रेशम की बहुत सारी डिमांड थी। भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता जो है सबको आकर्षित करती थी और भारत की निर्यात तेजी से बढ़ रही थी। जैसे जैसे बाजार फैला, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पादन पर जोर देने लगे। वर्तमान झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास रहने वाले संथाल रेशम के कीड़े पालते थे। रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को भेजकर आदिवासियों को कर्ज देते थे और उनके कृषि कर्मों को इकट्ठा कर लेते थे। 1000 कृषि कोषों के लिए 3 से 4 रुपये मिलते थे। 1000 कृषि कोषों के लिए 3 से 4 रुपये मिलते थे। इसके बाद इन कृषि कोषों को वर्धमान या गया भेज दिया जाता था। कृषि कोष को वर्धमान या गया भेज दिया जाता था, जहां उन्हें 5 गुना कीमत पर बेचा जाता था। यानी कि 3 या 4 रुपया लेते थे, या तो 3 का 5 यानी कि 15 रुपया बेचता था, या तो 4 की दर से 20 रुपया बेचा जाता था। निर्यातकों और रेशम उत्पादकों के बीच कड़ी का काम करने वाला बिचौलिया को जमकर मुनाफा होता था। उनके बीच व्यापारी को बहुत मुनाफा होता था, प्रॉफिट होता था। रेशम उत्पादकों को बहुत मामूली फायदा मिलता था। स्वाभाविक है कि बहुत सारे आदिवासी समुदाय बाजार और व्यापारियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगा। बाजार और व्यापारियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगा। सबसे बड़ा जो बिचौलिया था उनको दुश्मन मानने लगा। देखिए चित्र 8, गोदारा औरतें बुनाई करती हुई। गोदारा औरत जो है ये बुनाई करती हुई रेशम की कपड़े बुनाई करती थी। चित्र 9, चटाई बुनती एक हजांग औरतों के लिए घरेलू काम सिर्फ घर तक ही सीमित नहीं थी। वे खेतों और कारखानों में भी अपने बच्चों को साथ लेकर जाती थी। कारखाने में भी वो काम करती थी। चित्र 10, बिहार के कोयला खनिक 1920 के दशक में बिहार की झड़िया और रानीगंज कोयला खदानों में काम करने वाले लगभग 50% खनिक आदिवासी थे। मतलब कि 50% जो है कि सिर्फ आदिवासी ही काम करते थे। अंधेरी और दमघोटू खदानों की गहराई में काम करना न केवल शरीर को तोड़ता था, बल्कि यह खतरनाक था। वह अक्सर सचमुच जान ले लेता था, वह कि उनमें जान भी जाती थी। 1920 के दशक में देश की है कोयला खदानों में हर साल 2000 से ज़्यादा मजदूरी 2000 से भी देखिए पर एक साल 2000 से ज़्यादा मजदूर मारे जाते थे। किस समय? 1920 के दशक में। किस फैक्ट्री में? कोयला की फैक्ट्री, यानी कि कोयला खदान में काम की तलाश। उस समय काम की तलाश भी करते थे आदमी, कई सारे आदमी काम की तलाश में घर से दूर जाने वाले आदिवासियों की दशा तो और भी खराब थी। 19वीं सदी के आखिर से ही चाय बागान फैलने लगे थे। 19वीं सदी के लास्ट से ही चाय बागान जो है कि फैलने लगा। खनन उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया। मतलब उत्खनन उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया। असम के चाय बागानों और झारखंड की कोयला खदानों में काम करने के लिए आदिवासियों की बड़ी संख्या में भर्ती किया गया। इन लोगों को ठेकेदारों की मार्फत भर्ती किया जाता था। मतलब ठेकेदार के तौर पर भर्ती किया जाता था, ठेकेदार के जरिए। ये ठेकेदार न केवल उन्हें बहुत कम वेतन देते थे, बल्कि उन्हें वापस घर भी लौटने नहीं देते थे। देखिए
कम वेतन भी देते थे और घर भी नहीं जाने देते थे। नज़दीक से देखने पर 19वीं और 20वीं शताब्दियों के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूहों ने बदलते कानूनों, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियों, नए करों और व्यापारियों व महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार बगावत की। कई बार उसने विद्रोह भी किया। कब? 19वीं और 20वीं शताब्दियों के दौरान। 1831 और 1832 में कोल आदिवासियों ने और 1855 में संथालों ने बगावत कर दी थी। 1831 से 32 में कोल आदिवासी ने बगावत किया और 1855 में संथाल ने बगावत कर दी। मध्य भारत में जो है बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ। बस्तर विद्रोह कहाँ पर हुआ था? मध्य भारत में हुआ था। और कब हुआ था? 1910 में हुआ। और 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह हुआ। 1940 में महाराष्ट्र में कौन सा विद्रोह हुआ? वर्ली विद्रोह हुआ। बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वह भी इसी तरह का विद्रोह था। बिरसा मुंडा जो विद्रोह कर रहा था वह भी इसी तरह का विद्रोह था। बिरसा मुंडा, चलिए बिरसा मुंडा के बारे में देखते हैं। बिरसा का जन्म 1870 के दशक के मध्य में हुआ। उनके पिता गरीब थे। बिरसा का बचपन भेड़ बकरियां चराते थे। मतलब बिरसा का बचपन जो है कि भेड़ बकरियां चराते, बांसुरी बजाते और स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते बीता। बिरसा का बचपन जो है कि भेड़ बकरी चराते ही बीता, बांसुरी बजाते ही बीता और अखाड़ों में लड़ते हुए नाचते गाते ही बीत गया। अब बिरसा का जन्म कब हुआ था? 1870 ईस्वी में हुआ था। उनकी परवरिश मुख्य रूप से बोहोंडा के आसपास के जंगलों में हुई। उनकी बचपन का परवरिश पाला जो पोसा गया बोहोंडा के आसपास के जंगलों में हुई। गरीबी से लाचार बिरसा के पिता को काम के तलाश में जगह जगह भटकना पड़ता था। बिरसा मुंडा गरीब परिवार से थे। उनके पिता को काम की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ता था। लड़कपन में ही बिरसा ने अतीत में हुए मुंडा विद्रोह की कहानियां सुन ली थी। बचपन में ही बिरसा मुंडा ने लड़कपन में ही यानी कि बचपन में ही अतीत में यानी कि पूर्व में घटित हुए मुंडा विद्रोह की कहानियां सुन ली। उन्होंने कई बार समुदाय के सरदारों यानी कि मुखियाओं का विद्रोह का आह्वान करते देख लिया था। उन्होंने कई बार समुदाय के सरदार, मुंडा समुदाय का जो सरदार था यानी कि मुखिया था, उसको विद्रोह का आह्वान करते देख लिया था। बिरसा के समुदाय के लोग ऐसे स्वर्ण युग की बात किया करते थे जब मुंडा लोग दिकवों यानी कि बाहर के लोगों के उत्पीड़न से पूरी तरह आज़ाद थे। सरदारों का कहना था कि कई बार फिर उनके समुदाय के परंपरागत अधिक बहाल हो जाएंगे, अधिक और जो है कि बहाल हो जाएंगे। वे खुद को इलाके के मूल निवासियों के वंशज मानते थे और अपनी ज़मीन की लड़ाई यानी मुल्क की लड़ाई लड़ रहे थे। वे लोगों को याद दिलाते थे कि उन्हें अपना साम्राज्य वापस पाना है। वे लोगों को याद दिलाते थे मुखिया कि अपने साम्राज्य को वापस पाना है। बिरसा स्थानीय मिशनरी स्कूल में जाने लगे। स्थानीय जो कि वहाँ मिशनरी स्कूल है वहाँ पर जाने लगे थे, जहाँ उन्हें मिशनरियों के उपदेश सुनने का मौका मिला। वहाँ भी उन्होंने यह सुना कि मुंडा समुदाय स्वर्ण का साम्राज्य हासिल कर सकता है। मुंडा समाज जो है कि साम्राज्य जो है कि स्वर्ण हासिल कर सकता है, अपना साम्राज्य हासिल कर सकता है और अपने खोए हुए अधिकार वापस पा सकता है अगर वे अच्छे ईसाई बन जाएं और अपनी खराब आदतें छोड़ दें। तो ऐसा हो सकता है। बाद में बिरसा ने एक जाने माने वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ भी कुछ समय बिताया। बाद में बिरसा जो है एक जाने माने वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ भी कुछ समय बिताया। उन्होंने जनेऊ धारण किया और शुद्धता व दया पर जोर देने लगा। शुद्धता और दया पर किसने जोर देने लगा? बिरसा मुंडा ने। अपनी किशोरावस्था में बिरसा जिन विचारों के संपर्क में आए, अपनी किशोरावस्था में बिरसा मुंडा जिन विचारों के संपर्क में यानी कि कांटेक्ट में आए, उनसे वह काफ़ी गहरे तौर पर प्रभावित थे।
बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें। बिरसा मुंडा ने मुंडाओं से आग्रह किया वे शराब पीना छोड़ दें, गांवों को साफ रखें और डायन व जादू टोने में विश्वास न करें। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बिरसा ने मशीनरियों और हिंदू जमींदारों का भी लगातार विरोध किया। मशीनरी का भी विरोध किया और हिंदू जमींदारों का भी विरोध किया। किसने? बिरसा मुंडा ने। वह उन्हें बाहर का मानते थे जो मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। 1895 ईस्वी में बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लें। यानी कि अतीत में जो उनके साथ घटित घटना हुई उनके बारे में आप संकल्प लीजिए। वह अतीत के एक ऐसे स्वर्ण युग सतयुग की चर्चा करते थे जब मुंडा लोग अच्छी जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे, कुदरती झरनों का नियंत्रण करते थे, पेड़ और बाग लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती करते थे। उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने बिरादरों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे। उस समय अपने बिरादरों का खून भी नहीं बहाते थे। वे ईमानदारी से जीते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी ज़मीन पर खेती करें, एक जगह टिके रहें और अपने खेतों में काम करें। अंग्रेज़ों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों से बहुत ज़्यादा परेशानी थी। ये जो राजनीतिक उद्देश्य उसने बनाया बिरसा मुंडा ने, अंग्रेज़ों को पता चल गया, उससे वो परेशान हो गए। कौन? अंग्रेज। यह आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामियों और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना चाहता था। यह आंदोलन जो है मिशनरी को बाहर निकालना चाहते थे, महाजनों को बाहर निकालना चाहते थे, हिंदू भूस्वामियों को यानी कि हिंदू जमींदारों को भी बाहर निकालना चाहते थे और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना चाहता था उस समय। लहू लोहान में मेरे कंधे, लहू लोहान मेरे कंधे। मुंडा आदिवासियों की गीतों में उनके कष्ट झलकते हैं। हाय कोहलू की बैल की तरह मैं, लहू लोहान मेरे कंधे। कोहलू की बैल की तरह में, लहू लोहान मेरे कंधे। जमींदार के दूत दिन और रात करते हैं मुझे परेशान। बरबराता हूँ मैं यही दिन और रात। हाय यही है मेरी हालत, नहीं है मेरा कोई ठिकाना, नहीं है मेरी कोई खुशियाँ। के.एस. सिंह, बिरसा मुंडा एंड हिंज मूवमेंट, पृष्ठ संख्या 12 से ये लिया गया है। वैष्णव, देखिए वैष्णव किसे कहते थे उस समय? वैष्णव विष्णु की पूजा करने वाले वैष्णव कहलाते हैं। विष्णु की पूजा करने वाले को वैष्णव कहते थे। यह आंदोलन इन्हीं ताकतों को मुंडाओं की सारी समस्याओं व कष्टों का स्रोत मानता था। यह आंदोलन जो है इन्हीं ताकतों को मुंडाओं के सारी समस्याओं व कष्टों का स्रोत मानता था। अंग्रेजों की चुनौतियां उनकी परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। अंग्रेजों की भूनीतियाँ उनकी परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। हिंदू भूस्वामी और महाजन उनकी ज़मीन छीनते जा रहे थे और मिशनरी उनकी परंपरागत संस्कृति की आलोचना करते थे। जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेज़ों ने सख्त कार्रवाई का फैसला लिया। आंदोलन जब फैला तो अंग्रेज़ों ने कार्रवाई करने का फैसला लिया। उन्होंने 1895 ईस्वी में बिरसा को गिरफ्तार कर लिया और दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सज़ा सुनाई। बिरसा को 1895 में गिरफ्तार कर लिया, उन पर एक केस भी लगा दिया दंगे फसाद के आरोप। 1897 में जेल में से लौटने के बाद बिरसा समर्थन जुटाते हुए गांव घूमने लगे। 1897 में अपने समर्थकों को जुटा लिया और गांव भ्रमण करने लगे। उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषाओं का इस्तेमाल किया। उन्होंने उकसाया। वे आह्वान कर रहे थे कि उनके नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए
रावणों यानी कि दिकू और यूरोपियों को तबाह कर दें। बिरसा के अनुयायी दिकू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाने लगे। उनका बिरसा मुंडा का जो अनुयायी था, उनको मानने वाले थे, उन्होंने दिकू यानी बाहरी लोगों को यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों का निशाना बनाने लगे। उन्होंने थाने और चर्चों पर हमले किए और महाजनों व जमींदारों की संपत्तियों पर धावा बोल दिया। सफ़ेद झंडा बिरसा राजा का प्रतीक था। सफ़ेद झंडा किसका था? बिरसा राजा का प्रतीक था। सन 1900 ईस्वी में बिरसा की हैजे से मृत्यु हो गई। 1900 ईस्वी में बिरसा का जो है हैजे बीमारी से मौत हो गई और आंदोलन ठंडा पड़ गया। आंदोलन जो कि ठंडा पड़ गया। यह आंदोलन 2 मायनों में महत्वपूर्ण था। पहला, इसने औपनिवेशिक सरकार ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिनके जरिए दिकू लोग यानी कि बाहरी लोग आदिवासियों की ज़मीन पर आसानी से कब्जा न कर सके। उन्होंने ऐसा किया कि बाहरी लोग यानी यूरोपीय लोग या अंग्रेज़ों लोग अपने आदिवासियों को आदिवासी की ज़मीन पर आसानी से कब्जा ना कर सके। दूसरा, इसने एक बार फिर जीत जता दिया। दूसरा कारण कि इसने एक बार फिर जता दिया कि अन्याय का विरोध करना और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी सक्षम है, यानी कि एग्रेसिव है। उन्होंने अपने खास अंदाज में, अपनी खास रस में और संघर्ष के प्रतीकों के जरिए इस काम को अंजाम दिया। उन्होंने इस काम को अंजाम दे दिया।